नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, डिजिटल समाज और नैतिक जिम्मेदारियां। चूंकि डिजिटल युग है, हर चीज कहीं न कहीं से डिजिटल हो रही है। आपके पैसे भी डिजिटल हो गए, आपका बात करने का तरीका भी डिजिटल हो गया, आपकी पढ़ाई लिखाई भी डिजिटल हो गई। तो जब सारी चीजें भाई डिजिटल हो गई हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां भी तो बढ़ी होंगी। यानी उस चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ तो आपकी मानव प्रकृति, मानव जिम्मेदारियां या मानवीय कारणों को डिस्टर्ब ना हो, उनके लिए जिम्मेदारियां जरूर हुई होंगी। उसी पर यह निबंध है। पूरी चर्चा करेंगे, निबंध को हम यहीं पर आपको समझा देंगे। बस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि उदाहरण के माध्यम से जो चीज़ें हम समझाएं आपके समझ में बेहतर तरीके से आ जाएं। क्योंकि देखिए, आप कभी निबंध रट नहीं सकते हैं, निबंध को आपको हमेशा समझ के ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसमें रूपरेखा समझेंगे कि निबंध में हम क्या क्या लिखने वाले हैं। जब हम रूपरेखा बनाना सीख जाएंगे तो हमारा निबंध अपने आप अच्छा हो जाएगा। रूपरेखा जब हम बनाएंगे, रूपरेखा हमेशा आपके दिमाग में बनती है, कभी कागज पे नहीं बनती है। हम तो इसलिए बनाए क्योंकि आपको सिखाना है, समझाना है। रूपरेखा में हम सारी चीजें लिख लेंगे कि हम इस निबंध में क्या क्या लिख सकते हैं। इसके बाद हम मुख्य निबंध लिखेंगे। निबंध हमेशा आप पैराग्राफ में लिखोगे परीक्षा में। हम यहाँ पर आपको हेडिंग पॉइंट्स में समझा देंगे, जिससे आप ये समझ पाओ कि कहाँ क्या लिखना है। जब इतना समझ जाओगे तो निबंध अपने आप लिख लोगे। पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी पढ़ाई करो, वो ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक है हमारा डिजिटल समाज और नैतिक जिम्मेदारियां। दो चीजें इसमें मुख्यतः पूछी गई हैं। समाज के बारे में बात किया गया है, यानी समाज किस प्रकार से डिजिटल हो रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारियां क्या बनेंगी, उसको पूछा गया है। और दोनों को हम ऐसे करके कुछ मिश्रण कर दें या कुछ ऐसे करके तालमेल बिठा दें कि हमारा निबंध पूरा हो जाए। यही तो करना है। देखो भाई, क्या क्या करेंगे। 3 भागों में लिखेंगे। पहला लिखेंगे प्रस्तावना, फिर लिखेंगे मुख्य भाग, फिर उसके बाद निष्कर्ष पे आएंगे। प्रस्तावना हमारी क्या रहेगी, लगभग 100 शब्दों में एक संक्षिप्त सटीक टिप्पणी रहेगी हमारे टॉपिक पर। मुख्य भाग में हम सारी चीजें लिखेंगे जो हमारा निबंध बनेगा। निष्कर्ष मुख्य भाग का निचोड़ रहने वाला है। प्रस्तावना में हम लिख देते हैं, डिजिटल समाज की एक परिभाषा लिख देंगे और तकनीकी अवधि में डिजिटल सामाजिक परिवर्तन का सार लिख देंगे। 100 शब्दों में पूरा कर देंगे, हो जाएगा। अब हम देखेंगे मुख्य भाग में डिजिटल समाज के गुण। भाई, अगर समाज डिजिटल हुआ है तो कैसे हुआ, एक दिन में तो नहीं हो गया। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चीज तुरंत हो गई। आपको याद होगा, अगर बहुत पुराने समय से सोचें तो याद होगा, बहुत पहले ऐसे मोबाइल आए थे ना, 777 रुपए का मोबाइल ले लो और ऐसे करके आए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जरूरत लगने लगी कि आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हो। फिर आए चाइना वाले मोबाइल, जो हर गांव तक उनकी उपलब्धता पहुंच जाती है, कम पैसे में मिलते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलती हैं। पहले आप समय देखने के लिए घड़ी रखते थे, गाना सुनने के लिए रेडियो रखते थे। अब क्या हुआ, रेडियो और घड़ी एक में हो गई और मोबाइल मिल गया। फिर आप सिनेमा हॉल जाते थे, डीवीडी देखते थे, गाँव में घरों में चलती थी, उसको देखते थे। उसका काम भी मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। यानी ये मोबाइल ने क्या किया, आपको चारों तरफ से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। भाई, मोबाइल के बिना आप सो के नहीं उठते हो। सब रात में सोते टाइम आप व्हाट्सएप का आखिरी मैसेज देख के सोते हो, सुबह उठते टाइम सबसे पहले व्हाट्सएप देखते हो, यही करते हो ना। पहले रात में सोते टाइम माता पिता से बात करके विमर्श करके तब सोया जाता था, और उठते टाइम माता पिता अगर हैं घर पे और आपके साथ रह रहे हैं तो उनसे पहले प्रणाम करके उठते थे। अब मोबाइल लेके पहले उठते हैं, फिर मोबाइल में ही लगे रहते हैं आधा एक घंटा। यानी कहीं ना कहीं से हम चारों तरफ से घिर से गए हैं। मोबाइल मतलब आप वो सारी डिजिटल चीजें जिनके बिना आप नहीं, आज आपको लग रहा है नहीं रह पाएंगे, वो सारी चीजें। मोबाइल तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया है। तो इसमें हम बताएंगे भाई, सूचना की त्वरितता, सार्वभौमिक पहुंच, अभिव्यक्ति की बात करेंगे, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक परिवर्तनों की बात करेंगे। फिर हम नैतिक जिम्मेदारियों की आवश्यकता क्यों है, इसकी बात करेंगे। अगर कोई चीज की जिम्मेदारी की आवश्यकता है तो क्या बात। अच्छा, नैतिक जिम्मेदारी आपको क्या लगता है क्या होता होगा, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे आप फेसबुक चलाते हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे आप फेसबुक चलाते हो तो भाई फेसबुक आपका है, आपने लॉगिन किया, नेट रिचार्ज आपने डलाया, फोन आपका है, जो चाहो वो डाल दो। लेकिन आप जो चाहो वो नहीं डालते हो। कारण क्या है, आपको लगता है कि इस फेसबुक से हमारे कुछ दोस्त जुड़े हैं, हमारे कुछ अपने रिश्तेदार जुड़े हैं।
तो उन रिश्तेदारों से आप डरते हो क्या? नहीं, उनसे नहीं डरते हो, आप स्वयं से डरते हो, कहीं आपके चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, आपके व्यवहार पर कोई दाग ना लग जाए। रिश्तेदारों से तो आप नहीं डरते हो, है ना? तो आपने क्या किया, आपने वहां पर थोड़ी नैतिकता दिखाई, आपने सारी वो चीजें नहीं लिख दी जो मन में थी, नहीं लिखती ना, तो आपने वहां पर एक नैतिकता दिखाई, यानी आपने किसके प्रति दिखाई, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार वहां पर जुड़े हुए हैं। ये एक नैतिकता हुई कि नहीं हुई? यानी ये आपकी एक जिम्मेदारी सी बन गई। भाई आप चाहें तो आप वहां पर गंदे फोटो डाल दें, आप चाहें तो आप भगवान की फोटो डाल दें, यानी आपकी एक नैतिकता यहाँ पर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आप चीज़ों का चुनाव करके चलते हैं। फिर मुख्य नैतिक चुनौतियों की बात करते हैं, जैसे फेक न्यूज आती है, निजता उल्लंघन होता है, डेटा शोषण होता है, ऑनलाइन उत्पीड़न होता है, ट्रोलिंग लोगों की हो जाती है, डीप फेक व पहचान का दुरुपयोग होता है। व्यक्तिगत स्तर की जिम्मेदारियों की बात करते हैं, सत्यापन की आदत है, संवेदनशीलता और सहानुभूति से संवाद, डिजिटल फुटप्रिंट की बात करेंगे। देखो, जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं ऐसे हम मेंस की आंसर राइटिंग करवाते हैं, आप इसको भी जरूर देखा करो। एक चीज आपके लिए और हमने शुरू की है, उसमें क्या है, हम समाचार विश्लेषण करते हैं, यानी न्यूज एनालिसिस है। इंग्लिश के लिए बहुत सारे चैनल हैं जो न्यूज को एनालिसिस करके आपके करंट अफेयर के लिए करते हैं। हिंदी के लिए अब तक कोई उतना सही चैनल नहीं मुझे लगा, इसलिए हमने शुरू किया, आप उसको जरूर देखा करो। हिंदी माध्यम से यदि आप तैयारी करते हो तो आपके लिए चैनल सफिशियंट है, बस आप रेगुलर पढ़ते रहना। व्यक्तिगत स्तर की जिम्मेदारियां देखेंगे, जैसे सत्यापन की आदत डालेंगे, संवेदनशीलता और सहानुभूति से संवाद करेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट का समझदारी से प्रबंधन करेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ कानून इस पर बने हैं, कानूनों का पालन सही से होना चाहिए। डिजिटल साक्षरता की बात करेंगे, नागरिक प्रशिक्षण की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रौद्योगिकी कंपनियों और मीडिया की क्या भूमिका इस पर रहती है, जैसे प्लेटफॉर्म के हिसाब से नैतिक मानक बनाए जाने चाहिए। समाधान की बात करेंगे, सुझाव देंगे अपने, जो हम अपने सुझाव देंगे वह भी तार्किक होने चाहिए, ऐसे सुझाव ना हो जिनका कोई मतलब ही आपके निबंध से नहीं है। फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे, जो पूरे निबंध का हमने निचोड़ इसमें लिख देंगे। हम सूक्तियों का प्रयोग जो करेंगे तो आवश्यकता के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती की सूक्तियां सूक्तियां हम भरते जा रहे हैं, उससे इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रारूप अच्छा होना चाहिए। एक चीज और बता दें, आपका पूरा निबंध पढ़ा जाता है, परीक्षा में फिर नंबर दिए जाते हैं, तो आप उसको सही से सोच समझ के ही लिखेंगे। वही टॉपिक चुनिएगा जो आपको अच्छे से आता है। चलिए देखिए, डिजिटल समाज और नैतिक जिम्मेदारियां। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग परेशान मत हो, यहाँ समझा देता हूँ, यही काफ़ी है। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से ले लेना। 21वीं सदी में डिजिटल तकनीक ने हमारे जीने के ढंग को मौलिक रूप से बदल दिया है। संवाद, शिक्षा, व्यापार और शासन, इन सभी क्षेत्रों में इंटरनेट, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश, इसने समाज को त्वरित, जटिल और आपस में गहरे रूप से जोड़ने का एक पुल बना लिया है या जुड़ा हुआ बना दिया है। इस नए परिप्रेक्ष्य में हम डिजिटल समाज इसी को कहते हैं। परंतु जब तकनीक सार्वजनिक जीवन को निर्देशित करती है तो उसके साथ जुड़ी नैतिक जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिना नैतिक सीमाओं के डिजिटल शक्ति लाभ के बजाय हानि भी कर सकती है। यह हमने प्रस्तावना लिख दिया। प्रस्तावना में हमने ये बताया कि 21वीं सदी किस प्रकार से डिजिटल होती चली गई, कितने जल्दी डिजिटल होती चली गई। अब हम देखते हैं डिजिटल समाज के गुण क्या हैं, डिजिटल सोसाइटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। देखो, कुछ इसमें प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे सूचना का त्वरित प्रवाह, वैश्विक इंटरकनेक्शन और नागरिक भागीदारी का सशक्तिकरण। सूचना का त्वरित प्रवाह थोड़ा समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब हाई स्कूल और इंटर यानी 10 और 12 कक्षा का जब रिजल्ट आता था बोर्ड का, तो अखबार में आता था, याद है, अखबार में आता था। तो हम उस अखबार को पाते पाते, जैसे आज रिजल्ट निकला और भाई हम इतने नहीं सक्षम है, हमारे पास उतना गांव के आसपास इंटरनेट वगैरह नहीं है, तो हम उस अखबार का इंतजार करते थे। अगले दिन हमें ये पता चलता था कि भाई हमारा रोल नंबर उस अखबार में है या नहीं है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें ये लिखा होता था FST, और जो फेल होता था उसका शायद रोल नंबर ही नहीं होता था, ऐसे सिस्टम था। तो अभी क्या है, अभी आप जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपको पहले से पता है कब आएगा, आपने अपने आप चेक किया, रोल नंबर डाला, आप कितने प्रतिशत पाए हैं, क्या मेरिट में रही है, सब आपको पता चल गया। पहले हमें केवल ये पता चलता था कि भाई हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए,
सेकंड डिवीजन पास हुए, थर्ड डिवीजन पास हुए, या हमें अगले साल फिर वही कक्षा में पढ़ना रहेगा, यानी फेल हो गए। तो ये इतना जल्दी हम सूचनाओं को पाने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब हमें ये पता चल गया भाई हम तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, अब हमें परेशान हैं हम कि हमारा दोस्त कैसे पास हुआ, दोस्त पास हुआ कि फेल हो गया। तो अब हम दोस्त को तुरंत फोन कर दिए, यानी इंटर कनेक्शन हमारा अच्छा हो गया। इस प्रकार हम धीरे धीरे इन पर झुकने लगे, यानी इन पर आने लगे। डिजिटल माध्यमों ने आवाज देने के ढर्रे बदल दिए। अब कोई भी व्यक्ति विचार साझा कर सकता है, सामुदायिक मुहिम चला सकता है और निर्णय प्रक्रियाओं पर प्रभाव डाल सकता है। पहले मान लो कोई व्यक्ति खो जाता था, आपके आसपास कोई व्यक्ति खो गया है, तो जब वो खो गया तो भाई अखबार में हम देखते थे, वो फोटो छोटा सा दे देते थे, फिर उसमें नीचे सूचना लिखी होती थी, यदि कोई इनको मिल जाए हरे रंग की शर्ट पहने, पैंट पहने, ऐसे करके करते थे ना। अब क्या हुआ, जैसे कोई खोया हमने उसका एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया, और लोग चूंकि सक्रिय हैं, लोग ठीक भी हैं, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं से वो खबर लाके बता देते हैं कि वो व्यक्ति वहां देखा गया है, यानी आसानी हुई है। फिर डिजिटल भुगतान भी हो गया है, समाज को ये सब चीजें और समावेशी बनाती हैं। फिर नैतिक जिम्मेदारियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अधिक सख्त के साथ अधिक जवाबदेही आती है। अब ये जैसे कोटेशन टाइप की चीज है, तो इसको हमेशा आप डबल काम में लिखेंगे। डिजिटल युग में सूचना एक शक्तिशाली साधन है। गलत सूचना, व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग या स्वेच्छाचारपूर्ण बीम सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः डिजिटल प्रयोग में विवेक आवश्यक है। यह केवल तकनीकी कौशल का प्रश्न नहीं, बल्कि नैतिक आचरण का भी है। व्यक्तिगत, संस्थागत और राज्य तीनों स्तरों पर स्पष्ट जिम्मेदारियां परिभाषित करनी होंगी। फिर मुख्य चुनौतियां क्या आती हैं। पहली चुनौती है फेक न्यूज। फेक न्यूज किसे कहते हैं? फेक न्यूज वो खबर होती है जो ऐसे एक छोटे से फोटो में आई और आग की तरह फैल गई, उसके पीछे का सच क्या है कोई उसको सत्यापित नहीं करना चाहता है, और इसी को सब लोग भेजने लगे। जैसे एक फोटो चलता है कि इस फोटो को अगर 10 लोगों को नहीं भेजा तो सुनेंगे कोई बुरी खबर। ऐसे करके देखते हो ना। अब हमने क्या किया, अरे भाई हमें बुरी खबर नहीं सुननी है, तो हम फटाक से आगे 10 लोगों को भेज दिए, फिर उन्होंने और 5 लोगों को भेज दिया, उन्होंने और 8 लोग। कोई व्यक्ति उस पर तर्क करने नहीं बैठा, कोई व्यक्ति उसके पीछे का हिस्सा नहीं देख रहा है, कोई व्यक्ति उसको रोक नहीं रहा है। मैं इसको उदाहरण के तरीके से बताया हूँ, बाकी चीजें ऐसे ही फैलती हैं। झूठी सूचनाएं सामाजिक विश्वास को कमजोर करती हैं और हिंसा व विभाजन को जन्म दे सकती हैं। फिर है निजता का उल्लंघन। व्यक्तिगत जानकारी को व्यावसायिक लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना नागरिक अधिकारों का हनन है। फिर तीसरा होता है साइबर बुलिंग या घृणा भाषण। जैसे हेट स्पीच जिसको कहते हो, आप हेट स्पीच कहते हो ना, तो वही घृणा भाषण माना जाता है। ऑनलाइन मंच पर अपमान, धमकी या बदनामी का असर वास्तविक जीवन में गंभीर मानसिक व सामाजिक परिणाम लाता है। फिर आता है डीप फेक और पहचान छल। यह सच और झूठ के बीच की दीवारें मिटा देता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर असर डालता है। जैसे जब चुनाव आते हैं तो ज़्यादातर खबरें उल्टी सीधी चलना शुरू हो जाती हैं, जो हुआ है वो भी, जो नहीं हुआ है वो भी। कई बार दिखाने लगता है भाई इन नेताजी ने वहां जाके इतना करोड़ पैसा दिया, नहीं दिया होता है, लेकिन वो क्या है, उनके कुछ सेट लोग होते हैं जिनके माध्यम से वो फैलने लगता है, और लोगों के मन में उनके लिए जबरदस्ती भावना जगाई जाती है कि भाई उन्होंने देखो कितना अच्छा आपके लिए कर दिया, आप ये बात जान ही नहीं पाए। फिर आप देखते हो कि हाँ भाई कर दिया, इस फोटो में लिखा है तो किया होगा, आप उसके पीछे का हिस्सा नहीं देख रहे हो, किया था नहीं किया था। तो ये थोड़ा एक फेक न्यूज में ही आता है। फिर व्यक्तिगत स्तर की जिम्मेदारियां देखते हैं। नैतिक परिवर्तन सबसे पहले व्यक्ति से शुरू होता है। प्रत्येक इंटरनेट उपयोगकर्ता को यह आदत डालनी चाहिए कि कोई सूचना साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचे। संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करते हुए सहानुभूति और सम्मान बरतें। देखो कई बार क्या होता है, हमें कुछ, जब हमें लगता है कि आज हमें बोलने का मौका मिला, भाषण देने का मौका मिला है, तो हम कुछ भी बोल दें, ऐसा हमें लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने जो शब्द हों, आपके जो शब्द हों, इतने संतुलित होने चाहिए कि उस समाज में किसी भी व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। कल को आप अधिकारी बनोगे तो आपसे भी यही उम्मीद की जाएगी कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए, आपके विचार ऐसे होने चाहिए, जो आपके लिए जुड़े हैं उनके लिए वो एक मिसाल बने। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी पैसे का अहम अपने दिमाग पर मत लाना, अपनी नैतिकता कभी मत भूलना। देखो आज आप मेहनत कर रहे हो, कल को आपको मेहनत का फल मिलेगा, आप एक सम्मानीय कुर्सी पर पहुंचेंगे, फिर वो कुर्सी की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कोई व्यक्ति उस
पद पर बैठे व्यक्ति को गाली देता है, उसके साथ सम्मान से पेश आता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें क्या है भाई, टिप्पणी करते हुए सम्मान बरतना चाहिए, अपने डिजिटल पहचान और पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। बच्चों और युवाओं को डिजिटल आचरण सिखाना आवश्यक है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण न मानकर नैतिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे आपको हम निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे मेंस के आंसर राइटिंग कराते हैं, वो भी देखा करो आप। और पहली बार क्लास देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए भाई, मैं पढ़ाता तो ऐसे ही हूँ और ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ये तो आप बताओगे कि हाँ ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप एक बार पढ़ लो, फिर आपको ये पढ़ना ना पड़े। आप इसको रटो नहीं, कोई भी जो मैं विषय पढ़ाऊँ ना उसको रटो नहीं। आप लोग ये बता देना, अगर इतिहास भूगोल आपका सही से तैयार हो तो अच्छी बात है, और किसी कारण से मान लो नहीं तैयार हो पाया है, ये चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं उसकी क्लास करा लूँगा इतिहास भूगोल की। तो इतिहास में मैं पूरा पढ़ा दूंगा, प्राचीन, मध्य और जो आधुनिक रहता है, तीनों में पढ़ा दूंगा। जो पूरा सेगमेंट रहता है, सब समय लगेगा लेकिन मैं पूरा सिखा दूंगा ऐसे ही। और जो चीज़ें आप ऐसे सीखोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, चाहे जैसे आप नहीं भूलोगे। बस ये है, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, बस आप समय दीजिए, आप अपने लिए समय निकालिए, मेरे लिए मत निकालिए। क्लास वगैरह देख लिया करो पूरा पूरा, और किसी और को भी शेयर कर दिया करो जिससे उसका भी लाभ हो जाए। अब देखते हैं संस्थागत और सरकारी दायित्व क्या है। राज्य की जिम्मेदारी है नियम बनाना और उन्हें लागू करके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रभावी डाटा संरक्षण, कानून, साइबर सुरक्षा ढांचा और शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य है। साथ ही सरकार को डिजिटल साक्षरता मिशन को विस्तार देना चाहिए ताकि नागरिक झूठी सूचनाओं और धोखे से बचना सीखें। पर नियमों के साथ पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। कठोर कानून यदि अनुचित किसी की अभिव्यक्ति दबाने के लिए प्रयोग हो तो वह लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा। फिर आता है प्रौद्योगिकी कंपनियों में और मीडिया की इस पर क्या भूमिका होती है। देखो, प्लेटफॉर्म प्रदाता यानी सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं, सर्च इंजन और एप्लीकेशन डेवलपर्स पर भी नैतिक दायित्व है। इसमें फेसबुक वगैरह की बात की जा रही है। एल्गोरिथम निर्धारण में पारदर्शिता लाना, हानिकारक सामग्री की पहचान व हटाना, उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट सूचना देना अनिवार्य है। देखो, बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम से फैलती हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्तर तक लोगों की रंगों में फैल गया है। अब लोग हर टाइम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, फिर वो चीज़ उठा के व्हाट्सएप से वो आगे बढ़ाते हैं। यानी सूचना फैलाना तो आसान हो गया है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि ये सूचना सही है सही नहीं सही है। अगर वो ये चीज़ समझ जाएं तो सूचना भी बेहतर आगे बढ़ेगी। मीडिया संस्थानों को तथ्य जांच और जिम्मेदार रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही तकनीकी कंपनियों को एआई सिस्टम के दुष्प्रभाव का आकलन करना चाहिए और उस जोखिम को कम करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। फिर समाधान और संतुलन के सुझाव। पहला, शिक्षा, स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर डिजिटल एथिक्स और मीडिया साक्षरता को अनिवार्य करना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सरकार, नागरिक समाज और उद्योग मिलकर नियमों के व्यवहार्य कार्यान्वयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकते हैं। तीसरा, तकनीकी समाधान, फेक न्यूज की पहचान के लिए टूल्स, निजता सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और पारदर्शिता रिपोर्टिंग लागू करनी चाहिए। चौथा, सामाजिक दृष्टि, सहनशीलता व समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि डिजिटल संवाद स्वस्थ रहे। एक चीज़ आपने यहाँ और नहीं नोटिस की होगी, हमने क्या लिखा, तीसरा, फिर हमने एक छोटी सी हेडिंग बना दी, चौथा, फिर हमने एक छोटी सी हेडिंग बना दी, ऐसे। यानी हम उस चीज़ को जब पैराग्राफ में लिखेंगे तो हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ में। भाई 20,000 निबंधों में कुछ अलग लिखोगे तो अलग चमकोगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और अलग कहाँ सीखोगे, सिर्फ जीएस मंथन में। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। डिजिटल समाज ने अद्भुत अवसर दिए हैं, सुलभ जानकारी, नवाचार, सामाजिक भागीदारी, पर इन अवसरों का लाभ तभी स्थायी होगा जब हम नैतिक दायित्वों को गंभीरता से लेंगे। तकनीक को केवल तंत्र समझकर चलाना पर्याप्त नहीं है, उसे मानव केंद्रित, उत्तरदायीपूर्ण और न्याय संगत बनाना होगा। अंत में यह सत्य स्वीकार करना होगा कि तकनीक और नैतिकता का समन्वय ही समृद्ध और स्थायी डिजिटल समाज की कुंजी है। डिजिटल उन्नति तभी सार्थक होगी जब वह मानव गरिमा और नैतिकता को संरक्षित करे। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। अब 2-3 बार प्रैक्टिस करना, पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो यह लाइक कर लेना। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।